बजट इजलास का आज 5वां दिन है। पेगासस डील, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी और चीन मामले पर हंगामा आराई हो सकती है। अपोजिशन मुख्तलिफ मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं एमएसपी मामले पर भी अपोजिशन सरकार पर सवाल उठा रही है और किसानों से वायदा खिलाफी करने का इल्जाम भी लगा रही है। एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी उन पर हुए हमले का जिक्र पार्लियामेंट में करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले में शिकायत करेंगे। पुलिस के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 हमलावर शुभम और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों के पास से असलहा भी जब्त किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का इस मामले में कहना है कि इस तरह के बुज़दिला के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं ओवैसी पर हुए हमले में 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कार और गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इब्तिदाई पूछताछ से पता चला है कि ओवैसी के बयानों से ये नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने ये हमला किया। साहब के काफिले पर, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए खुद वो मौजूद हैं। सर, पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से पूरी फायरिंग हुई है आपकी गाड़ी पर? देखिए, जब टोल गेट पे हमारी गाड़ी पहुंची तो टोल गेट के करीब तो सब गाड़ी स्लो हो जाती है, तो उन्होंने परफेक्ट स्पॉट चूज किया। उनको माल रखी कर रहे थे, उनको मालूम था कि हम किठौर से इस टोल गेट से जाएंगे और 10 फीट के फासले पर फायरिंग हम पे की। हमारे साथ जो यामीन खान थे, वो सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको थोड़ा 2-3 बार मारे ताकि गाड़ी जल्दी आगे बढ़े। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, हम निकले, हमारा टायर पंक्चर हुआ। खैर वहाँ से एक पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर थे, उनकी गाड़ी ने वो एक शूटर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर पर वो गिरा। दूसरा वाइट जैकेट में था, उसने और गोलियां चलाई। तो इन लोग मेरे पीछे गाड़ी आए, हम फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, फिर हाजी साहब गाड़ी में बैठ के निकल गए। हमारा टायर पंक्चर हो गया था। मकसद क्या, दिल्ली आ जाए। यहाँ पर आने के बाद हम एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उस स्पॉट पर एक हथियार मिला है और एक अटैकर को भी वो लोग एप्रीहेंड किए। सर, जिस वक्त यूपी चुनाव है, काफी माहौल गरमाया हुआ है, आपकी गाड़ी पर हमला किस ओर इशारा करता? आपको क्या किसी पे शक हुआ है कुछ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है। ये तो सरकार का, प्रधानमंत्री का और उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो पहचाने कौन है, जाने कौन है, किसने किया ये उनका काम है। वो पहचाने कौन है, पकड़े उनको, क्योंकि उनको पूरा रेकी किया, प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, और जाहिर है कई दिन से प्लानिंग कर रहे होंगे। इतने इनके पास गोलियों के राउंड कहां से आए? फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं। तो इनको पकड़ा जाए। जब एक पकड़ा गया, पुलिस निकाले उसको, पूरी तहकीकात करे और उसके बाद जस्टिस करें, रूल ऑफ लॉ। देखिए, डिमांड है सरकार से, आप सिक्योरिटी लेंगे, क्या डिमांड आपकी मौजूद है? हमारी सिक्योरिटी छोड़िए। जब अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा किया तो हमारे मौत का वक्त अल्लाह लिख दिया और हम मौत से नहीं डरते। आज नहीं कल सबको जाना है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकारें हैं, क्या वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे या आंख बंद कर लेंगे? ये इनके लिए चैलेंज है। शुक्रिया। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका कहना है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। समय लगभग 5:20 बजे किठौर जनपद मेरठ से दिल्ली जाते समय माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर शिवसेना ने कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बिगड़ चुकी है। शरपसंद अनासिर योगी की हुकूमत में आजाद घूम रहे हैं, चाहे यूपी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो या असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का मामला।
ये है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। और खास करके मैं मानती हूँ विपक्षी दल नेताओं को, किसानों को, उनको कभी भी किसी तरीके की सहायता पुलिस से मिलती नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या ओवैसी जी की गाड़ी पे बंदूक चलाना। उत्तर प्रदेश में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी यूपी के 5 अजला की 23 असेंबली के लोगों से बराह रास्त जुड़ेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में 122 मुकामात पर वर्चुअल रैली निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये दूसरी वर्चुअल रैली है। बीजेपी का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग बराह रास्त शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। योगी के पर्चा नामजदगी से पहले पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज ग्राउंड में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। गोरखपुर में 6ठे मरहले में 3 मार्च को इंतखाब होंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। तो यूपी की सियासत में क्या कुछ हलचल चल रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, आज यूपी की सियासत में कौन कौन से लीडर कहां होने वाले हैं और खास करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, जैसा कि आप बताते रही हैं नज़र के जिस अंदाज से आपने पहले भी बताया था कि जो प्रेशर उत्तर प्रदेश के सियासी पस मंजर में हो रही है और की जा रही है बिलखुसूस, तो उसके पेश नजर यही कहा जाता है कि अब बस एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और देखिए, आज जो नॉमिनेशन है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं, बहुत तरह की बातें फैसलाइयां की जाती रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी निशाना बनाया है कि उनको आखिरकार गोरखपुर से ही लड़ना पड़ेगा। पहले अयोध्या, फिर मथुरा और कई शहरों के नाम आए जहां से ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर बंदी ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि योगी जी की पोजीशन ये है कि वो जिस शहर से चाहे वहां से गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिलाखिर यही हुआ कि अब गोरखपुर से उनका नॉमिनेशन है और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपने हमेशा बताई। और देखिए, जो वर्चुअल रैलीज हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सभाओं से खिताब कर रहे हैं वजीर आजम मुस्तकिल। और जो बीजेपी के अहम चेहरे हैं, चाहे वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हों, चाहे वजीर दाखिला अमित शाह हों, खुद योगी आदित्यनाथ हों, राजनाथ सिंह हों, नड्डा हों, जो जितने भी अहम चेहरे हैं सबको उतार दिया है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ किस्म उत्तर प्रदेश से। क्योंकि आपको पता है, आप बताती रही हैं कि किस अंदाज से ये सियासी जो इक्वेशन है वो चेंज हो रही है। जात पात को भी लेकर बहुत से बयानात आ रहे हैं। कल जो वैसी पर फायरिंग हुई है उसको लेकर भी इक्वेशन तब्दील होती नजर आ रही है। तो बहुत से ऐसे मराहिल है शहबाज, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब एक तरह से उल्टी गिनती है। 10 तारीख को पहला पोलिंग है, तो उसको लेकर कोई सियासी जमात कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल तारिक कमर, 6 दिन का वक्त बचा है। आज 4 फरवरी है, 10 फरवरी को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। वहीं आज पीएम मोदी की दूसरी रैली है। अभी इसके अलावा भी कई और रैलियों के जरिए पीएम मोदी वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, मुस्तकिल कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम से वो जुड़े हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं वोटरों को रागिब कर लिया जाए। कोई अच्छा, बिलखुसूस देखिए, बीजेपी जिनको अपने कारनामे मानती है उन कारनामों को पहुंचाना चाहती है अवाम तक, उन लोगों तक जो अभी तक या तो किसी तरह बेखबर रहे हैं या अभी तक तशहीरी प्रोग्रामों के जो है उन तक नहीं पहुंच पाए। तो देखिए, चाहे वो वजीर आजम का मामला हो या वजीर आला का मामला हो या दूसरे तमाम अहम लीडरों का, तो वो चाहते यही है कि जो कारनामे बीजेपी ने अंजाम दिए हैं उनकी तशहीर को यकीनी बना दिया जाए और लोगों को एक बार फिर रागिब कर लिया जाए। और देखिए, जो बजट आया है उसके पेश नजर भी कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि ये इंतखाबी बजट है, चुनावी बजट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी शामिल कर ली गई हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आवाम के लिए उनको रागिब करने के लिए एक गुंजाइश, एक गोशा बजट में भी छोड़ दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर
इस खिलाफ ने तनकीद भी की है, लेकिन जो बड़े सारे इख्तियार लोग हैं वो यही मानते हैं कि वो अपने कारनामों को आवाम तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उनका जो चुनावी इंतखाबी एजेंडा है वो तरक्की है, वो विकास है, वो लोगों के मसाइल है, उन्हीं पर ही वो कामयाबी हासिल करेंगे। सहबा बिल्कुल तारिक कमर, और योगी आदित्यनाथ कब कितनी देर में पर्चा नामजदगी के लिए निकलेंगे और कौन कौन बड़े लीडर उनके साथ हो सकते हैं? बताया जा रहा है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो सकता है। देखिए बहुत अहम वो है, लेकिन ये जो प्रोपोनेंट्स के नाम आए हैं उसमें बड़े अजीब सी बात सामने आई है और अभी लगता है मुझे शायद के आधे घंटे के बाद वो यहाँ से कूच करेंगे अपने नॉमिनेशन की तरफ, ऑफिस की तरफ। तो देखिए जो प्रोपोनेंट्स के नाम आए तो उसमें सुरेंद्र अग्रवाल हैं जो केमिकल इंजीनियर हैं, फिर मंगलेश श्रीवास्तव का नाम उसमें शामिल था, अच्छा मयंक जी का नाम उसमें शामिल था, और विश्वनाथ गिरी का नाम जो मतलब रैदास मंदिर ट्रस्ट के बुनियादी रुकन उनका नाम उसमें शामिल था। तो ये बहुत सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का नॉमिनेशन हो और उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां न बढ़े तो ये ताज्जुब खेज बात है। तो इस पर लेकर सबकी निगाहें अभी देखिए यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि बड़े लीडरों में कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि बिल्कुल तारिक कमर, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पर्चा नामजदगी से कबल अमित शाह भी लोगों से खिताब करेंगे। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। दरगाह में मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, दरगाह अजमेर शरीफ पर वज़ीर आज़म की तरफ से चादर जानी है, वो पेश भी कर दी गई, आपने ट्वीट भी किया है। जी हाँ, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के पर जो है वो संडे को हम 11 बजे हाज़िरी देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के तरफ से जो चादर दी गई है उसको हम उनके दरबार में पेश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक संदेश भी है, उसको भी हम जानकारी लोगों को देंगे और मुल्क के अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और जो इस वक्त जो है वो एक संकट का समय है, इस संकट से पूरा देश और पूरी दुनिया बाहर निकले, आलम इंसानियत जो है वो उसकी सेहत और सलामती और सुरक्षा पूरी तरह से महफूज हो, ये तमाम दुआएं हम करेंगे। सर, देखें तो बड़ी पुरानी रिवायत है और हमेशा जाती रही है, आप भी जाते रहे हैं, तो इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा, मैंने तो बहुत करीब से देखा है, नरेंद्र मोदी जी सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरे हुए हैं और जो लीडर सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से भरा हो वही जो है वो सबका साथ सबके विकास के संकल्प को पूरा कर सकता है। और आज अगर मेरा मुल्क, आज मेरा देश जो है वो दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, मेरे देश के लोगों के विकार में, इज्जत में चार चांद लग रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि एक बहुत महफूज और एक बहुत मजबूत नेतृत्व हमारे पास। सर, आपके सामने चादर आई, वज़ीर आज़म ने खुद आपको दी, तो क्या सोचते हैं वो दरगाह को लेकर तमाम चीज़ों को? हमेशा आप ज़रा कोई लोग दिखाते नहीं, आप जाइए देखिए, सैकड़ों साल के बाद आज दरगाह की हालत देख लीजिए आप। दरगाह में तमाम तरह के जो नए निर्माण हुए हैं वो देख लीजिए, कायर विश्राम स्थली के जो बदलाव हुए हैं वो देख लीजिए, आस्ताने में जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था आस्ताने का जो बेहतरी हुई है वो देख लीजिए आप। टॉयलेट ब्लॉक महिलाओं के लिए कभी था ही नहीं, बहुत डिमांड थी, पूरे के पूरे प्रोमिसेस में कहीं नहीं था, वो बन गया वहाँ पर। और भी तमाम चीज़ें हैं, साफ़ सफाई से लेकर के सड़कों से लेकर तमाम चीज़ें, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। भोपाल बीरसिया के बसई गांव में बड़ी तादाद में हुई गायों की अमवात पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी सियासी घमासान में गायों को तहफ्फुज को लेकर न सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे को गायों का बड़ा कातिल करार दिया जा रहा है। बसई गांव के गौशाला गौ सेवा भारती गौशाला का ताल्लुक बीजेपी लीडर निर्मला शांडालिया से होने और उस पर गायों का कत्ल करने के बजाय उसको बचाने का जहां कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, वहीं मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के नायब सदर स्वामी अखिलेश्वर आनंद महामंडलेश्वर ने दिग्विजय सिंह को गायों का सबसे बड़ा कातिल करार दिया है।
मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं गायों के मामले पर, आखिर ऐसे में किस तरीके से ये मामला सुलझेगा? साहिबा, सियासत की वजह यह है कि दोनों पार्टियों को ऑक्सीजन और सियासत जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व पर है, एक हार्ड हिंदुत्व पर है, और दोनों की ताकत से जुड़ी हुई है और दोनों अपने वोट बैंक को बनाए रखना चाहती हैं। मौजूदा जो बैरतिया की बसई गांव की जो गौशाला है, इसकी जो मालिक है निर्मला शांगल है, उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी यही वजह है कि उसके बचाव में आ गई है। और जब भी उस पर कार्रवाई की बात की जाती है तो वो कहती है कि दिग्विजय सिंह के जमाने में 2002 में चंदोई जमीन का मामला हुआ था, उस पर बात की नहीं की जाती। सवाल ये नहीं है कि दिग्विजय सिंह के जमाने में अगर कोई गलत हुआ था तो 20 साल बाद अगर कहीं तो कोई वाकया हुआ है और सैकड़ों की तादाद में गाय को मौत हुई है तो उसको जस्टिफाई किया जाए, वहां पर सजा मिलनी चाहिए। आपको याद होगा किसी मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइना डोर बेचने के मामले में एक जो है एक तबके के घर का जो है घर और मकान दुकान सब तोड़ दिए गए और उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है इसके खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज की गई है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं है और इस पर सियासत की जा रही है। सियासत की बुनियादी वजह यही है कि दोनों पार्टियां जो है अपने वोट बैंक को बनाए रखना चाहती हैं और पब्लिक को ये बताना चाहती हैं कि गायों को लेकर किसके दिल में ज्यादा दर्द है। बिल्कुल मेहताब आलम, सियासत के अलावा जो सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है, गौशाला में क्या कुछ इंतजामात में तब्दीली क्या की गई है इंतजामिया की तरफ से? देखिए, जो गौशाला है गौ सेवा भारतीय गौशाला, वहां पर जो गाय थी उनको जो है दूसरी तरह मुंतकिल शिफ्ट किया गया है, उनकी जो है तिब्बी जांच की गई है और इसके साथ साथ जो है हुकूमत ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर दी और वहाँ के आसपास के जो गांव है जैसे ललरिया जजरिया की बात करें, वहाँ के मुसलमानों ने कल से जो है गौशाला में जो है मुफ्त भूसा बेचने का काम शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इसमें भूख चारे की कमी से, पानी की कमी से हम गायों को मरने नहीं देंगे। उसी के अगर दूसरा पहलू हमें देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह की भी सियासत हो रही है कि गायों का सबसे बड़ा मुहाफिज कौन है और सबसे बड़ा कातिल कौन है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों पार्टियों, जैसे मैंने बताया कि एक हार्ड हिंदुत्व पर है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व पर, और दोनों अपने जो है वोट बैंक के एजेंडे पर काम कर रही हैं। गायों के तहफ्फुज की कोई बात नहीं हो रही है। अगर इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई है वहां पर वो पाई गई हैं, अब ये जैसे स्वामी अखिलेशानंद मंडलेश्वर जो है वो ये कह रहे हैं कि वहां पर उस खातून पर इसलिए इल्जाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नगर निगम ने वहां पर ले जाकर हड्डियां डंप कर दी हैं। ऐसे नगर निगम हड्डियां क्यों डंप करी? अगर नगर निगम, उनको मानना है कि नगर निगम ने किया तो नगर निगम पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर दूसरा ये कि सैकड़ों की तादाद में जो गाय मरी है उन लोगों पर अब तक जो है NSA की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जिस पर अवाम ये सवाल पूछना चाहती है हुकूमत से। बिल्कुल, गायों को लेकर सियासत तो खूब की जाती है सभी पार्टियों की तरफ से और लोगों को इसकी पुष्टपनाही भी की जाती है, लेकिन जब तहफ्फुज की बात आ जाती है तो सभी पार्टियां इस पर सियासत करती हुई नजर आती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। गलवान पुरतशद्दुद तसादुम में मुलव्विस PLA कमांडर को ओलंपिक सरमाई खेलों का मशल बरदार बनाया गया है, जिसको लेकर हिंदुस्तान ने ऐतराज जताया है। हिंदुस्तान ने सरमाई खेलों की तकरीब का बाइकॉट करने का ऐलान किया है। साथ ही हिंदुस्तान ने कहा कि बीजिंग सरमाई खेलों की रास्त नशरियात भी हिंदुस्तान में नहीं होगी। वजारत खारजा ने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक सरमाई खेलों का इस्तेमाल सियासत के लिए किया है। अमेरिका ने भी इस पर रद्देअमल देते हुए कहा कि ये 1980 के बाद से अब तक का सबसे मुतनाज़ा सरमाई गेम है। हिंदुस्तान के अलावा कई दीगर ममालिक ने भी इस पर नाराजगी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुणे हादसे पर दुख का इजहार किया है। महाराष्ट्र के पुणे में बीती शब ज़ेर तामीर बिल्डिंग के तहखाने में हादसा पेश आया है। लोहे का स्लैब गिरने से 7 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है, जबकि वहीं 3 से ज्यादा मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हादसा पुणे के एक इलाके में पेश आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे का शिकार होने वाले मजदूरों का ताल्लुक बिहार से है। वहीं मुल्क में कोरोना के 1,49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1,072 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 5 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 14,35,000 से ज्यादा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डॉग शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करने वाले डॉग ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया। इसमें अलग अलग नस्ल के डॉग अपने ट्रेनर के साथ शामिल हुए। डॉग शो का अपराधी को देखकर चेक किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।